आपका आरके स्टडी प्लान पर, जहां आपको मिलती है एनसीईआरटी क्लास 10th का कंप्लीट सॉल्यूशन। दोस्तों, इस तरह के चैनल पर आप अगर विजिट करते हैं तो आपको अधिकतर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपसे ये बात बोलना चाहता हूँ कि आपको अगर इस तरह का वीडियो अगर चाहिए तो आप मेरे चैनल पर विजिट कीजिए। ठीक है, और वीडियो को देखिए, अगर अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बगल के बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी इस तरह का कोई नया वीडियो अपलोड हो जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और आप इस चैनल से अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल के स्टूडेंट हैं तो आपको इससे भी जो है मदद मिल सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अधिकतर कंपटीशन लेवल का जो भी एग्जाम्स होते हैं वो एनसीईआरटी पर ही आधारित होते हैं। ठीक है, तो अगर आपका एनसीईआरटी अगर मजबूत होता है तो आप जो है कंपटीशन को अच्छे से जो है उसको हल कर सकते हैं, जिसमें जो क्वेश्चन आते हैं उसको अच्छे से हल कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है कक्षा 10वीं के एक महत्वपूर्ण विषय विज्ञान से, जिसमें हम लोग पहला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर यह वीडियो आप देख रहे हैं तो आपके मोबाइल में व्हाट्सएप जरूर होगा। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपके मोबाइल में व्हाट्सएप है तो अधिकतर स्टूडेंट्स का जो है समय व्हाट्सएप पे ही गुजरता है। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, व्हाट्सएप पर हर कोई जो है स्टेटस जो है डाल सकता है। अगर दम है तो अपनी ज़िंदगी में एक स्टेटस बना कर दिखाओ, और केवल प्रयास मत करो, जिद करो, क्योंकि अब ज़िंदगी में प्रयास करने वाले नहीं, जिद करने वाले ही सफल होते हैं। तो सोच आप ऐसी रखिए, ठीक है, और जमकर मेहनत करिए, तभी आप सफल हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें हम लोग सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं भौतिक परिवर्तन, और दूसरा करेंगे हम लोग रासायनिक परिवर्तन। तो आप ध्यान से समझिए कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, किसी वस्तु के सिर्फ भौतिक गुणों में, ठीक है, यानी दिखने के आधार पे उसके हम लोग रासायनिक संघटक को नहीं देखेंगे। सिर्फ मतलब भौतिक यानी कि वो दिख कैसा रहा है उसके आधार पे जो है अगर उसमें परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे देखिए, मान के चलिए मैं आपको यह वीडियो एक देखिए ये कागज पे ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर इस कागज को जो है अगर हम लोग फाड़ देंगे, ठीक है, इस कागज को फाड़ देंगे और फाड़ के जो छोटा छोटा टुकड़ा कर देंगे, तो क्या हमें फिर से कागज प्राप्त हो सकता है? तो हाँ, जरूर कागज हमको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि अगर इसे हम लोग फिर से इसको जो है हम लोग रीयूज करना चाहे तो इसको फैक्ट्री में फिर से इसको बना करके फिर से ये कागज जो है जिस तरह हमारे पास है उस तरह हमारे पास आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें और देखिए कि जैसे मान के चलिए कि आप जो है किसी पेड़ को काटे हैं, ठीक है, और पेड़ को काटने पर जो लकड़ी आपको मिलता है, ठीक है, तो वो लकड़ी और जो पेड़ में था वो लकड़ी, ठीक है, जिस आप लोग जो है पेड़ को काटे वो लकड़ी और काटने पर वो लकड़ी, दोनों लकड़ी जो है वो क्या है, दोनों सेम है। अभी उसके हम लोग भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि उसके अवस्था में तो परिवर्तन हो गया कि पहले पेड़ जो था वो खड़ा था, अब काटने के बाद जो है वो नीचे गिर गया। ठीक है, लेकिन उसमें जो लकड़ी पहले से था और काटने के बाद जो लकड़ी है वो भी क्या है, दोनों सेम है। ठीक है, तो इस तरह का जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं किसी वस्तु के सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन हो तो इसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। तो अभी आपने देखा था कि इस कागज को हम लोग उदाहरण में ले रहे थे। चलिए इसी कागज को हम लोग आगे भी उदाहरण में ले लेते हैं। देखिए, अगर इस कागज को जला दिया जाए, ठीक है, अगर इस कागज को जला दिया जाए तो क्या आप फिर से कागज को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, बचेगा तो सिर्फ हमारे पास राख बचेगा। ठीक है, और देखिए कि इसका जो रासायनिक गुणधर्म है जिस जो पहले था ये जो है अब जो है इसका बिल्कुल जो है चेंज हो चुका है। ठीक है, इसमें जो है जब इसको जलाते हैं तो इसमें से अलग अलग तरह के गैसें बनती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, अवक्षेप बनेगा, राख बनेगा। ठीक है, तो नया नया जो है संगठन बनेगा, यानी पहले से जिसका जो इसका जो भौतिक रूप था वो भी चेंज हो गया और रासायनिक रूप था वो भी चेंज हो गया। ठीक है, तो ऐसा जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उसी प्रकार जैसे हम लोग लकड़ी का बात किए थे, तो अगर लकड़ी को जला दिया जाए तो हम लोग को कोयला प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो कोयला अगर प्राप्त हो जाएगा, लकड़ी को जलाते हैं तो जो कोयला प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए पहले लकड़ी का जो संगठक था वो अलग था और कोयला जो है कार्बन जो है बन गया, अब कोयला बन
गया तो उसका जो है रासायनिक संगठन अलग है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या है, तो ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुणों में भी बदलाव हो जाए, परिवर्तन हो जाए, तो उसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन हम लोग फिर भी आगे डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले इसको हम लोग जो है इसको हम लोग डिफिनेशन को लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका डिफिनेशन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या है, किसी वस्तु के सिर्फ भौतिक गुण में परिवर्तन हो तो इसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं, जैसे कागज का फटना, लकड़ी का बुरादा बनाना और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन, तो हम लोग बोलेंगे किसी पदार्थ, ठीक है, जैसे अभी हम लोग बात किए थे लकड़ी के बारे में, ठीक है, कोई पदार्थ और तत्व या यौगिक भी हो सकता है, ठीक है। तत्व या यौगिक के बारे में आप लोग पहले भी पढ़े होते हैं, जैसे कि तत्व हम लोग बोले जैसे कि तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो जितने भी सारे तत्व है, ठीक है, ये सारे जो है वो हम लोग अभी नाम लिए हैं, ये सारे तत्व है, ठीक है। लेकिन यौगिक जो है वो तत्वों से मिलकर बना होता है, आप लोग जानते होंगे। जैसे हम लोग बात करें NaCl, ठीक है, NaCl जिसको हम लोग साधारण नमक भी बोलते हैं, तो यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन जो है दोनों तत्व है, दोनों तत्व को अगर एकजुट कर दिए हैं तो उसको हम लोग यौगिक बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे किसी तत्व, किसी पदार्थ, तत्व या यौगिक के रासायनिक संगठन में बदलाव हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देखिए यहाँ पे बोलेंगे कि लकड़ी या कोयले से कार्बन बना है। कैसे? देखिए ये जो है कार्बन है, ठीक है, मतलब ये जो है कोई भी हम लोग जो है प्रकृति में जितने सारी वस्तुएं देख रहे हैं वो कार्बनिक पदार्थ है, यानी कि उसमें जो है जितनी भी सारी वस्तुएं आप देख लीजिए, ठीक है, तो वो सारी जो है अधिकतर जो है वो कार्बन से ही मिलके बना है। और देखिए ये कार्बन जो है, जब कार्बन को हम लोग जलाते हैं, यानी कि मान के चलिए ये लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी भी कार्बन से मिलकर बना है, तो जब इसको जलाते हैं, यानी कि देखिए जलाएंगे कब, कोई भी चीज जलता कब है, जब उसको ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन का है, O2 जो है वो ऑक्सीजन है, तो जब लकड़ी और ऑक्सीजन को जो है जब जला देते हैं, ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ठीक है। देखिए इसको बोलेंगे कार्बन, और देखिए दो है यहाँ पे डाइऑक्साइड, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, और प्लस में हम लोग को क्या मिलता है, उसमें मिलता है, यानी कि जब लकड़ी को जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और हम लोग को उसमें मिलता है, तभी तो हम लोग खाना बना पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि लकड़ी का गुणधर्म जो था, अब यहाँ पे क्या वैसा है नहीं, लकड़ी जो था वो ठोस अवस्था में था, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन जो है मिल करके यहाँ पे गैस बन गया है, ठीक है, और इससे उसमें भी निकल रही है। तो आप लोग देख सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिसमें क्या हो कि किसी पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ आप लोग देख रहे हैं कि रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए आगे हम लोग बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। देखिए अगर हम लोग इसको बात करें तो क्या होता है कि बोलेंगे जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से, ठीक है, जब कोई पदार्थ, एक पदार्थ जो है दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करता है, तो ठीक है, उसमें जो है केमिकल रिएक्शन होता है, तो भिन्न गुण वाले, मतलब अलग गुण वाले, जो उसका पहले से गुण था उसका गुण जो होता है, उसे अभिक्रिया करने के बाद जो है उसका गुण जो है बदल जाता है, ठीक है, भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। हम लोग जैसे देखिए हम लोग उदाहरण के से समझते हैं। देखिए हम लोगों के पास यहाँ पे है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। देखिए ये है हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस के बारे में आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं तो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे एक नया हम लोग लिए हैं कि हाइड्रोजन गैस को लिए हैं और उसको जो है क्लोरीन गैस के साथ हम लोग अभिक्रिया करा रहे हैं, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन गैस और यहाँ पे देखिए क्लोरीन गैस के साथ हम लोग अभिक्रिया करा रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पे कौन सा गैस बन रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है, देखिए तो यहाँ पे 2HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक नया एसिड बन रहा है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया बोलती है क्या कहती है कि जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से, ठीक है, देखिए यहाँ एक पदार्थ यह हो गया और दूसरा पदार्थ यह हो गया, हम लोग यहाँ पे तत्व भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जब कोई एक पदार्थ जो है दूसरा पदार्थ से अभिक्रिया करता है, ठीक है, तो क्या होता है कि अभिक्रिया करने के बाद उसका जो है, इसका जो, देखिए ये गैस में था, ठीक है, ये जो है वो गैस है, हाइड्रोजन गैस है, देखिए इसका नाम है हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, और इसका नाम है क्या, क्लोरीन गैस, क्लोरीन क्लोरीन गैस, ठीक है, क्लोरीन गैस।
ठीक है। तो ये है क्लोरीन गैस। अब देखिए ये दोनों जो है वो गैस है, ठीक है, और जब यहाँ पे बना तो ये बना लिक्विड फॉर्म में। क्या बना? लिक्विड फॉर्म में। तो लिक्विड फॉर्म में बना तो देखिए ये गैस था, और जब इसमें अभिक्रिया हुआ तो क्या बना? लिक्विड फॉर्म में बन गया। तो ये इसका नाम क्या है? ये एक एसिड है, ठीक है। एसिड के बारे में अगला चैप्टर है हम लोगों को, तो वहाँ पे भी देखेंगे। ये इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन क्लोराइड बोलिए चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलिए, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जब कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया कर रहा है तो नया गुण वाला, ठीक है, गैस था, अब यहाँ लिक्विड बदल गया, तो नया गुण है इसका जो है पूरा भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार से जो है दोनों में असमानता है, ठीक है। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। और एक चीज ध्यान में रखिए कि जो रासायनिक अभिक्रिया में जो संगठक भाग लेते हैं, ठीक है, देखिए ये भाग कौन कौन ले रहा है? तो हाइड्रोजन और क्लोरीन भाग ले रहा है। तो इन लोग दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? इन लोग दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? देखिए इन लोग दोनों को हम लोग बोलेंगे, इन लोग दोनों को क्या बोलेंगे? इन लोग दोनों को बोलेंगे अभिकारक या अभिकर्मक, ठीक है। क्या बोलेंगे? अभिकारक या अभिकर्मक, ठीक है। अभिकारक या अभिकर्मक बोलेंगे दोनों को। तो यहाँ पे अभिकारक कौन कौन सा है? तो हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस है। उसके बाद देखिए प्रतिफल क्या हम लोग को प्राप्त हुआ? तो प्रतिफल जो प्राप्त हुआ, देखिए जो हम लोग को प्राप्त होता है उसको हम लोग प्रतिफल बोलते हैं या उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्राप्त हुआ। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमारा प्रतिफल है, ठीक है। ये हमारा क्या है? प्रतिफल है, या फिर इसको आप बोल सकते हैं कि ये हमारा उत्पाद है, ठीक है। तो ये जो है 2 पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये अभिकर्मक है या अभिकारक है, और इधर जो प्राप्त होता है तो ये है उत्पाद है, ठीक है। तो इस तरह आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। तो देखिए जल्दी से हम लोग इसका डिफिनेशन भी देख लेते हैं। जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले, मतलब दूसरे गुण वाले, ठीक है, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अब हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया होने की पहचान क्या है, ठीक है। कैसे पता करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया वहां पर हुई है, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसा भी रिएक्शन होता है, कुछ जहाँ पे ऐसा भी अभिक्रिया होती है जहाँ पे हम लोगों को पता नहीं चल पाता है कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या भौतिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। देखिए रासायनिक परिवर्तन हो रहा है या भौतिक परिवर्तन हो रहा है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ध्यान में रखेंगे कि क्या उसका अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग बात किए थे कि कोयला, ठीक है, कोयला को लिए थे, तो कोयला मतलब लकड़ी को लिए थे, कार्बन को लिए थे, ठीक है, और उसको जो है ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाए थे। तो हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ था? हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ था और हम लोगों को ऊष्मा प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि अवस्था में परिवर्तन हो गया इसका। देखिए यहाँ पे कार्बन जो था वो एक ठोस था और यहाँ पे गैस बन गया, और यहाँ ऊष्मा का जो है उत्सर्जन हो गया, ऊष्मा निकल गई यहाँ से। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि उसमें अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। और देखिए इसमें रंग में परिवर्तन हो, ठीक है, रंग में भी परिवर्तन हो जाता है। आप लोगों ने एक चीज ध्यान में रखा होगा कि अगर आप पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता, तो देखिए आप जो है जहाँ पे भी पूजा का रूम होता है वहाँ पे जो पूजा का सामान होता है वो अधिकतर कांसे का होता है या पीतल का होता है, ठीक है। और उसको अगर समय समय पर साफ नहीं किया जाए तो उसका जो कलर जो है उसका कलर धीरे धीरे जाने लगता है और वहाँ पे काला नीला कलर के धब्बा उस पर जो है आने लगता है, ठीक है। तो ये काला नीला कलर का धब्बा ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे उपस्थित जो नमी होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है, विभिन्न तरह की गैसें होती है, तो उनसे ये जो है, ये जो तत्व है, ये जो कॉपर है वो अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करने के बाद उसके रंगों में जो है वो परिवर्तन होना शुरू हो जाता है और वह धीरे धीरे बर्तन जो है वो मलिन होने लगता है, ठीक है। तो आप वहां से भी देख सकते हैं कि वहां पे जो है कौन सी अभिक्रिया हो रही है, तो वहां पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। अगला देखिए क्या है कि गैसों का उत्सर्जन, ठीक है, गैसों का उत्सर्जन। देखिए हम लोग जो है एक ऐसा अभिक्रिया लेते हैं जिसमें गैस निकलता है, ठीक है, मतलब गैस जो है उत्सर्जन हो रहा है। जैसे देखिए आप लोग जो है जब एक धातु लेते हैं, एक सोडियम धातु ले लीजिए, मान के चलिए, देखिए एक हम लोग सोडियम धातु ले लिए, ठीक है, एक सोडियम धातु ले लिए हम लोग,
और यहाँ पे क्या किए हैं कि जल, ठीक है, जल को ले लिए, ठीक है, सोडियम को जल में, देखिए सोडियम के बारे में अगर बात किया जाए, ठीक है, सोडियम के बारे में बात किया जाए, सोडियम बात किया जाए, पोटेशियम बात किया जाए, तो ये जो है बहुत ही अभिक्रियाशील धातुएं होती है, ठीक है, इनको जो है खुला नहीं छोड़ा जाता है, इनको जो है ये जरा सा भी अगर ऑक्सीजन पाएगा, ठीक है, अपने आसपास से ऑक्सीजन महसूस करेगा तो ये तुरंत जो है हवा में जलने लगेगा, ठीक है, इसको जो है सुरक्षित हम लोग नहीं रख पाएंगे, ये तुरंत जो है जलने लगेगा। तो इससे इसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का जो बहुत ही अभिक्रियाशील जो धातुएं होती हैं, इनको बचाने के लिए या तो इनको मिट्टी के तेल में डुबा करके रखा जाता है, क्योंकि उसमें जो है ऑक्सीजन तत्व नहीं होता है, ठीक है, तो इनको मिट्टी के तेल में डुबा कर रखे, या फिर इस पे क्या करिए, इस पे जो है मोम का परत जो है चढ़ा दीजिए, तो ये सुरक्षित रह जाएगा, ठीक है। तो ये जो है सोडियम धातु को लिए है, इसको हम लोग जल में क्या किए हैं, डुबा दिए हैं, ठीक है। अब देखिए जल में डुबाएंगे तो यहाँ पे देखिए जल के संगठक में यहाँ पे तो ऑक्सीजन तो है ही, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलकर ही जल बना है, तो ये जो है आपस में अभिक्रिया कर लेगा, ठीक है। और जब अभिक्रिया करेगा तो अभिक्रिया करने के बाद जो है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है, ये जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और यहाँ पे एक गैस निकलेगी जो बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है, वो है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसका उपयोग जो है रॉकेट ईंधन में भी किया जाता है, ये बहुत ही ज्वलनशील गैस है, ठीक है। तो ये जो है एक नया गैस निकलेगी, ये जो है वो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, ये ज्वलनशील गैस है। और ज्वलनशील कहने का मतलब है ये जो है बहुत ही सेंसिटिव होता है, तुरंत जो है अगर गर्मी मिले इसको तो तुरंत ये है अपने आप जलने लगेगा, ठीक है। तो ये जो है वो गैस यहाँ पे निकल रहा है। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा, देखिए ये थोड़ा संतुलित नहीं है, हम लोग आगे बात करेंगे रासायनिक संतुलन, रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, आगे हम लोग है, ठीक है। देखिए अब ये संतुलित हो रहा है, लग रहा है हमको, ठीक है। यहाँ पे सोडियम जो है वो कितना है, सोडियम यहाँ पे 2 है, ठीक है। देखिए अभी हम लोग इसको ध्यान नहीं देंगे, आगे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए सिर्फ यहाँ पे समझिए कि सोडियम जो है, ठीक है, सोडियम यहाँ पे एक सॉलिड था, और इसको जो है हम लोग यहाँ पे ये जो है लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे जो है इन लोग दोनों को जब अभिक्रिया कराएं तो यहाँ पे एक नया गैस निकल रही है, ठीक है, जबकि यहाँ पे हम लोग अभिक्रिया करवा रहे थे तो यहाँ पे कोई भी गैस जो है भाग नहीं ले रही थी, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो है अगर कहीं पे गैस का भी उत्सर्जन हो रहा है तो वहां पे हम लोग जान जाएंगे कि वहां पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। अगला हम लोग बात करेंगे तापमान में परिवर्तन पे, ठीक है, तापमान में भी परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। देखिए आप लोग जो है एक चीज ध्यान में रखिए कि आप जो है अपने आसपास देखे होंगे, अगर आप जो है मेरे जैसे अगर छोटे गांव में अगर रहते होंगे तो वहां पे क्या होता है कि पहले जैसा आदमी जो है वो करते थे ऐसा कि उनको जो है अपने घर के को जो है पुताई करना होता है, डेंटिंग पेंटिंग करना होता था, तो उन लोग क्या करते थे कि जो है बिना बुझा हुआ चूना को लाते थे और उसको जो है पानी में डुबा देते थे, ठीक है। और पानी में डुबाने के बाद जो है क्या होता था, जो धीरे धीरे जो है वो बर्तन जिसमें पानी रखा होता है और उसमें चूना को भी रख रख देते थे, वो बर्तन धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाता है और लास्ट में इतना गर्म हो जाता है कि वो जो है पानी जो है पूरा उबलने लगता है, ठीक है। और पूरा उबलने लगता है और उसमें जो है इतना ज़्यादा ऊष्मा जो है उत्पन्न होने लगती है कि आप उसको छू भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि वो जो चूना था, बिना बुझा हुआ चूना जो था, ठीक है, यानी कि देखिए ये जो है ये बिना बुझा हुआ चूना है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो ये है बिना बुझा हुआ चूना। और जब इसको हम लोग पानी में डाल दिए थे, देखिए इसको जब हम लोग पानी में डाल दिए थे तो क्या हो गया, ये जो है वो बुझा हुआ चूना बन गया, ठीक है। अब धीरे धीरे जो ये जो है रिएक्शन खत्म होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे ठंडा भी होना शुरू हो जाता है, और जब ठंडा हो जाएगा तो ये जो है बिना बुझा हुआ चूना बचेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बिना बुझा हुआ चूना है, तो ये जो है बिना बुझा हुआ चूना बचेगा और क्या होगा, थोड़ा सा उष्मा भी उसमें रहेगी, ठीक है। तो उष्मा ये बनता है। तो आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बिना बुझा हुआ चूना और पानी का जब अभिक्रिया हुआ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, यानी बुझा हुआ चूना बना, और यहाँ पे क्या हुआ, और उष्मा जो है यहाँ से बाहर निकल गई, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि अगर कहीं पे रासायनिक अभिक्रिया में, अगर कहीं पे हम लोग को पता करना है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं, तो यहाँ पे जो है याद ध्यान में रखिए कि अगर तापमान में भी परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। देखिए ये जो था शुरू में जो था, इसमें कोई भी तापमान जो है, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस या फिर जो नॉर्मल कमरे का तापमान होता है उतना ही था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका तापमान में परिवर्तन हो गया और जो है लास्ट में जब ये पूरा उबलने लगा तो इसका तापमान जो है वो हाईएस्ट लेवल पे था, तो इसके तापमान में परिवर्तन हो गया, ठीक है। और अगर आप महसूस कीजिए, आप लोग जो है कभी ना कभी क्या किए होंगे कि घर में जो है आपके
जब आपको हरासमेंट लगता है, ठीक है, पानी पीने का ज़्यादा मन करने लगता है, तो आप लोग जो है ग्लूकोज पानी बोलते हैं कि हम लोग जो है ग्लूकोज पानी में हम पीना चाहते हैं, हमको जो है थोड़ा हरासमेंट लग रहा है, तो आप लोग क्या करते हैं कि ग्लूकोज का पानी को पीते हैं। तो अभी जो बच्चे लोग होते हैं उन लोग क्या करते हैं कि मीठा लगता है थोड़ा सा, तो उसको जो है क्या करते हैं कि बिना घोल मतलब पानी में घुले हुए उसको, ठीक है, अपने मुंह में रख लेते हैं। तो बोलते हैं, वो बच्चा जो है वो बोलता है, पापा या फिर जो भी आप उसके रिलेशन में होंगे, बोलता है ये जो है मुंह में ठंडा लग रहा है, ठीक है। तो आप जो है अगर पहले से इसको महसूस नहीं किए तो आप भी अगर लेके देखते हैं तो सही में क्या होता है कि मुंह में जो है थोड़ा सा ठंडक महसूस होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्लूकोज जो है वो क्या करता है वहां पे कि आपके मुंह से ऊष्मा प्राप्त करके जो है आपके मुंह में जो ऊष्मा है, ठीक है, उसमें उसको प्राप्त करके वहां का जो एरिया है उसको ठंडा कर देता है, तो इसलिए आपको ठंडा लगता है। तो यहाँ पे ठंडा गर्म से थोड़ा सा क्या हो गया, आपको ठंडक महसूस हुआ। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी तापमान में परिवर्तन हो गया है, ठीक है। तो आप ये चीज ध्यान रखिए कि रासायनिक अभिक्रिया होने का पहचान क्या है। तो अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, कलर में परिवर्तन हो जाएगा, गैस जो है उसमें उत्सर्जन हो सकता है, और तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। तो इतना सारा बातें को आप ध्यान में रखिएगा, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा पहचानने में कि कहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और कहाँ पे भौतिक अभिक्रिया हो रही है। और एक चीज यहाँ पे ऐड और कर सकते हैं कि अवक्षेप का बनना, ठीक है। अवक्षेप मतलब क्या है? कुछ जैसे देखिए यहाँ पे जो है अवक्षेप बन गया था, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे क्या था, तो ये अवक्षेप था, यानी कि ये जो है वो पाउडर के रूप में जो है लास्ट में बच जाता है। तो ये क्या है? अवक्षेप, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद अवक्षेप बनता है, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमको लग रहा है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए हम लोग आगे बात करते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में, ठीक है। देखिए रासायनिक समीकरण जो है वो हम लोगों को लिखना क्यों जरूरत पड़ा? देखिए हम लोग जो है, हम लोग रसायन विज्ञान के बारे में हम लोग जानना चाहें तो हम लोग को जो है लैब जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे जो है जितना भी सारा रसायन होते हैं उनको जो है पूरा सावधानी पूर्वक जो है टेस्ट करके उसको जो है अभिक्रिया को हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जो है ये जो है ये करना थोड़ा सा खतरनाक भी हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग जो है क्या किए हैं कि कुछ सूत्रों और संकेतों के सहायता से जो है, ठीक है, इसको जो है हम लोग जो है तत्वों को सूत्रों और संकेतों के सहायता से उसको जो है मान लिए हैं कि यह जो तत्व है, अगर हम लोग इसको H2 लिख देते हैं, जैसे देखिए अगर हम लोग इसको लिख देते हैं H2, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। चूंकि ये जो है ये H2 लिख दिए हैं तो ये हाइड्रोजन है, ठीक है। चूंकि ये वास्तव में तो हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे लेटर के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है, नंबर कुछ जो है अल्फाबेट के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है कि ये H2 है, H और 2 लिख दिए तो ये मतलब ये हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये अपनी सुविधा के लिए हम लोग ऐसा किए हैं, ठीक है। और अगर हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे क्या, ऑक्सीजन, ठीक है, देखिए ये O2 लिख देते हैं तो ये हमारा हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या करते हैं कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, ठीक है, ये दोनों जो है मान के चलिए ये दोनों जो है जब भाग ले लेगा, ठीक है, ये दोनों जो है वो भाग ले लेगा, भाग लेने वाले पदार्थों के सूत्रों और संकेतों, ठीक है, सूत्रों और संकेतों के सहायता से अभिक्रिया का संक्षिप्त विवरण, ठीक है, यानी कि इसको जो है दोनों को संक्षिप्त में अगर लिखना चाहे, देखिए इसको अगर लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो इसको जो है ऐसे लिखते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, हिंदी में लिखते हैं हाइड्रोजन या फिर इंग्लिश में लिखते हैं हाइड्रोजन। तो इसको जो है लिखना थोड़ा सा लंबा पड़ जाता, और ऑक्सीजन को भी लिखना लंबा पड़ जाता, तो हम लोग इसको संक्षिप्त रूप में लिख दिए हैं, सिर्फ H2 लिख दिए हैं तो पता चल रहा है ये हाइड्रोजन है, और इसको O2 लिख दिए हैं तो पता चल रहा है ये ऑक्सीजन है। तो इसको जो है जब इसमें ये दोनों अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा H2O, जल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको जो है हम लोग संतुलित कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। हम लोग आगे बात करेंगे कि कैसे संतुलित यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो क्या है रासायनिक समीकरण? तो हम लोग बोलेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को सूत्रों और संकेतों से की सहायता से, ठीक है, सूत्रों और संकेतों की सहायता से अभिक्रिया का संक्षिप्त विवरण, ठीक है, क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको डिफिनेशन के रूप में लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से अभिक्रिया का संक्षिप्त विवरण रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। तो इसे हम लोग रासायनिक समीकरण को समझ लिए हैं। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं रासायनिक समीकरण को लिखने का क्या क्या नियम होता है उसके बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। देखिए
अब हम लोग बात कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के लिखने के नियम के बारे में, ठीक है। देखिए रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं, ठीक है। अभी हम लोग बात कर लिए थे, ये देखिए ये पहला भाग हो गया और ये दूसरा भाग हो गया, ठीक है। दो भाग होते हैं। बाएं भाग में अभिकारकों को उनके सूत्रों और संकेतों के रूप में लिखते हैं। देखिए ये बाएं भाग हो गया और इधर दाएं भाग हो गया। अगर बाएं भाग में आप देखें तो उनको देखिए हाइड्रोजन को उसको सूत्र के द्वारा लिखा गया है और ऑक्सीजन को भी उसके सूत्र के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। लिखते हैं अभिकारकों के बीच में प्लस का चिन्ह दिया जाता है। देखिए ये दोनों जो है अभिकारक है, इन दोनों के बीच में किस चीज का साइन है? प्लस का, ठीक है, धन चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह दिया जाता है, ठीक है। अगला देखिए कि अभिकारकों एवं उत्पादों के अभिकारकों एवं उत्पाद या फिर प्रतिफल के बीच में तीर का निशान होता है। देखिए ये दोनों जो है, ये दोनों अभिकारक है, ये उत्पाद है, तो हम लोग दोनों के बीच में कैसा किस चीज का निशान है? तो आप देखिए यहाँ पे तीर का निशान है, ठीक है, तीर का निशान लिखा जाता है। आगे देखिए कि जिस तरफ तीर का निशान होता है, देखिए तीर का निशान किस तरफ से है? तो तीर का निशान जो है दाईं ओर है, ठीक है। तो आप देखिए कि दाईं ओर है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अभिक्रिया भी दाईं ओर ही हो रही है, यानी ये जो है वो दिशा का भी सूचक है कि अभिक्रिया किस तरफ से हो रही है। आगे देखिए कि अभिक्रिया हमेशा जो है वह संतुलित होना चाहिए, ठीक है, यानी संतुलन के रूप में ही इसको लिखना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं इसके बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे, क्योंकि देखिए ये जो है ये एक नियम से संबंधित है कि कोई भी चीज को जो है हम लोग ना तो बना सकते हैं और ना ही उसको हम लोग खत्म कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रकृति में पहले से ही उपलब्ध है, यानी कि ये हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन को हमने नहीं बनाया है और ऑक्सीजन को जो है हमने नहीं बनाया है, ठीक है। तो अगर यहाँ इस तरफ अगर दोनों का जो है मान अगर सेम है, मतलब यहाँ पे 2 ग्राम है, यहाँ पे 2 ग्राम है, ठीक है, दोनों को 2-2 ग्राम लिए हैं, तो यहाँ पे भी हमारा जो उत्पाद है वो 2 ही ग्राम आएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है हम लोग बोलेंगे कि इसको जो है संतुलित करना बहुत ही जरूरी है। देखिए यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन जो है वो कितना है? देखिए हाइड्रोजन जो है इसका यहाँ पे 2 का गुना है इसमें और यहाँ पे नीचे 2 है, तो 2 गुना कितना हो गया? 4। तो यहाँ भी देखिए हाइड्रोजन जो है वो 4 है। ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 2 है और देखिए यहाँ ऑक्सीजन जो है ये 2 से गुना है, ठीक है। यहाँ 2 लिखने का मतलब है ये हाइड्रोजन के लिए भी है और 2 जो है वो ऑक्सीजन के लिए भी है, तो ऑक्सीजन के लिए भी है, यानी कि 2 जो है 2 ऑक्सीजन का भी हो गया, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2, यहाँ भी ऑक्सीजन 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 और यहाँ भी हाइड्रोजन 4, यानी कि ये जो है संतुलित समीकरण है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि रासायनिक समीकरण को लिखने का क्या क्या नियम होता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, आगे क्या है? देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे कि रासायनिक पहले संतुलित समीकरण होता क्या है, ठीक है। पढ़ेंगे संतुलित समीकरण क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे असंतुलित समीकरण क्या होता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं संतुलित समीकरण क्या होता है। तो हम लोग देखिए बोलेंगे कि ऐसे समीकरण जिसमें दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, ठीक है, तो उसे हम संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अगर बात करें, देखिए ये इधर जो है वो बायां पक्ष, ठीक है, इधर जो है वो दायां पक्ष, ठीक है। इधर जिसे हम लोग लेते हैं यहाँ पे देखिए बायां पक्ष और इधर लेते हैं हम लोग दायां पक्ष, ठीक है, दायां पक्ष। तो आप देखिए यहाँ पे हम लोग के पास यहाँ पे कौन कौन सा तत्व है? देखिए यहाँ पे है हाइड्रोजन है और क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है। हाइड्रोजन है और क्या है? ऑक्सीजन है। देखिए इधर भी जो है हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। आप देखिए बायां साइड जो है हाइड्रोजन कितना है? 2 और 2 कितना है? 4 है, ठीक है। और दायां साइड भी देखिए तो हाइड्रोजन कितना है? 2 और 2 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मेरा कितना आ गया? 4 आ गया। उसका बाद देखिए कि ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन इधर कितना है? ऑक्सीजन जो है वो 2 है और इधर भी देखिए ऑक्सीजन जो है यहाँ पे तो 2 नहीं लिखा हुआ है, लेकिन 2 तो यहाँ लिखा हुआ है। 2 यहाँ लिखा हुआ है, कहने का मतलब है 2 जो है वो हाइड्रोजन के लिए भी गुना में है और 2 जो है वो ऑक्सीजन के लिए भी गुना में है, यानी कि 2 ऑक्सीजन का भी है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या कि ऑक्सीजन दायां साइड भी 2 है और बायां साइड भी 2 है। देखिए यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। तो इस तरह अगर हम लोग बात करेंगे कि ऐसे समीकरण जिसमें दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे हम संतुलित समीकरण कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। ऐसे समीकरण जिसमें दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या एक समान नहीं होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग असंतुलित समीकरण
कहते हैं। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन 2 है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए कि ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन तो यहाँ पे 2 तो है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह बोल सकते हैं कि ये जो है यह एक ऐसा समीकरण है जो असंतुलित है। ठीक है, संतुलित नहीं है, दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना में पहला हम लोग देखें रासायनिक संतुलित समीकरण क्या है, उसके बाद देखें असंतुलित समीकरण क्या है। आगे हम लोग देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, कैसे हम लोग जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे, और हम लोग यह भी देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आखिर जरूरी क्यों है, या क्वेश्चन भी पूछा जाता है, प्रश्न भी पूछा जाता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। आइए हम लोग देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, देखिए रासायनिक समीकरण के नियम के द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को आप लोग क्लास 9th में जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, वहां पे अच्छे तरीके से बताया गया है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है। ठीक है, देखिए पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कोई भी चीज, ठीक है, जो प्रकृति में उपलब्ध है उनको हम लोगों ने बनाया नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग उनको बनाना भी चाहे तो हम लोग प्रकृति का ही वस्तु को उसको उपयोग करके ही हम लोग बनाएंगे। मान के चलिए अगर हमको जल बनाना है, ठीक है, तो अगर हम लोगों के पास अगर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है, तो दोनों को संगठन को मिलाएंगे, दोनों को अगर हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे तभी हम लोग जल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो हम लोग जल तो बना लिए, लेकिन ये बनाए कहाँ से, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनाए, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है प्रकृति में पहले से ही उपलब्ध है। तो आप हम लोग जो है बोल सकते हैं कि जो भी चीज हम लोग बनाते हैं, ठीक है, वो जो है प्रकृति से ही बनाते हैं, यानी कि कोई भी चीज जो है हम लोग उसको बना नहीं रहे हैं, ठीक है, वो प्रकृति में पहले से ही उपलब्ध है। तो यही चीज को हम लोग बोलेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि द्रव अर्थात पदार्थ का, ठीक है, द्रव्य अर्थात पदार्थ का ना तो निर्माण कर सकते हैं और ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। ठीक है, उसको अगर हम लोग उसको पानी को हम लोग जो है कहीं पे तोड़ना भी चाहे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में अलग कर देंगे, और भी उसको हम लोग तोड़ना चाहे तो हाइड्रोजन का 2 अणु है, उसको हाइड्रोजन का 2 अणु को भी अलग अलग कर देंगे। ठीक है, H और H कर देंगे। तो ये जो है लास्ट जो टूटेगा वो जो है वो हाइड्रोजन के रूप में टूटेगा, और उसमें तोड़ेंगे तो परमाणु में टूट जाएगा। ठीक है, तो लेकिन देखिए हम लोग जो है उसको जो है पूरा तरीके से खत्म तो नहीं कर सकते, वो प्रकृति में ही विद्यमान पहले से थी और रहेगी ही। ठीक है, तो उसका विनाश भी नहीं कर सकते हैं, यह प्रकृति में पहले से ही मौजूद है। इस कारण से हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक समझते हैं, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं, अभिकर्मक होते हैं, ठीक है, जो अभिकर्मक होते हैं, भाग लेने वाले अभिकर्मक होते हैं, प्रतिफल होते हैं, वे भी क्या होते हैं, तो वे भी पदार्थ होते हैं। ठीक है, और पदार्थ को हम लोग ना तो निर्माण कर सकते हैं और ना ही उसको खत्म कर सकते हैं, इसलिए जो है रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित करना आवश्यक होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें, देखिए जिंक है, ठीक है, और ये है H2SO4, इसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल इसको लिख सकते हैं। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, ये हो गया जिंक हो गया मेरा। ठीक है, ये जिंक हो गया, ये जिंक सल्फेट हो गया। देखिए जिंक जो है जब सल्फेट के साथ, देखिए SO4 जो है ये दोनों आपस में जब अभिक्रिया कर लेगा तो हमारा बन जाएगा जिंक सल्फेट। ठीक है, तो ये होगा क्या, ये होगा मेरा जिंक सल्फेट। ठीक है, और हाइड्रोजन जो है वो अलग हो जाएगा, तो ये देखिए हाइड्रोजन जो है वो अलग हो गया, ये एक गैस है हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये जो है ये गैस जो है बहुत ही जो है ज्वलनशील गैस होती है, इसका उपयोग जो है रॉकेट ईंधनों के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो आगे देखिए हम लोग यहाँ पे देखें कि जिंक जो है, अगर दाएं साइड देखा जाए जिंक जो है, जिंक की संख्या 1 है, इधर भी जिंक की संख्या 1 है। ठीक है, सल्फेट भी 1 है और यहाँ भी सल्फेट 1 है, हाइड्रोजन 2 है और यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि ये समीकरण जो लिखा हुआ है ये पहले से ही संतुलित है। ठीक है, बायां पक्ष में जो भी तत्व दिए गए हैं, जो भी यौगिक दिए गए हैं, दोनों में से जिधर ई सेट जो है जितना उसका जो है मान जो है होना चाहिए कि 2 है 3 है कितना क्या है, ये होना चाहिए। ये बायां साइड भी है और दायां साइड भी है, ये दोनों सेम है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक
क्या है, संतुलित समीकरण है। आइए हम लोग जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है उसको भी हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग आज यहीं तक देखते हैं, ठीक है। जब अगला वीडियो होगा तो उसमें हम लोग सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और बगल का बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। जब हम लोग जो है, जब हम नया कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा और आप जो है इस तरह के वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये सारा कुछ मैं बता पा रहा हूँ, ठीक है। ये सब जो है बहुत ही मेहनत से लिखना होता है, ठीक है। उसको समझना होता है, उसके बाद मैं पूरा अपने लगन से ही इसको जो है बताने का प्रयास करता हूँ। तो मैं एक ही बोलता हूँ कि जाते-जाते इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में।